हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्ष्य लॉ अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिविल प्रोसीजर कोड की इम्पोर्टेंट सेक्शंस। इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया है जिसमें हमने आईपीसी की इम्पोर्टेंट सेक्शंस को देखा था। आज इस वीडियो में मैं सिविल प्रोसीजर कोड से रिलेटेड इम्पोर्टेंट सेक्शंस आपके लिए लेकर आई हूँ। और जो ऑर्डर्स हैं, तो ऑर्डर्स के लिए मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि इम्पोर्टेंट ऑर्डर्स कौन से हैं, प्लस उन ऑर्डर्स में से कितने रूल्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए एक डिफरेंट वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगी। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ हम सेक्शंस से डील करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी इम्पोर्टेंट सेक्शंस। तो जैसा कि आपको बैरेक्ट में इंडेक्स में दिख रहा होगा, सेक्शन फर्स्ट जो प्रिलिमिनरी का पार्ट है, सबसे पहली बात आपको ये याद होना चाहिए कि जो हमारी सीपीसी है उसमें टोटल पार्ट्स कितने हैं। तो सीपीसी टोटल 11 भागों में बांटी गई है। टोटल पार्ट्स इसमें कितने हैं? 11 हैं। तो ये जो प्रिलिमिनरी या प्रारंभिक जो सेक्शन 1 से लेकर 8 तक है, इसको किसी पार्ट के अंदर नहीं डाला गया है। इसको ऐसे ही नाम दिया गया है, प्रिलिमिनरी या प्रारंभिक। पार्ट फर्स्ट जो है वो स्टार्ट है सेक्शन 9 से, जैसा कि आप डायरेक्ट में देख सकते हैं। नीचे दिख रहा है पार्ट फर्स्ट सूट इन जनरल, साधारण वादों के विषय में। तो पार्ट फर्स्ट जो है वो 9 से स्टार्ट होता है। तो सेक्शन 1 to 8 वाला जो भी इसमें बताया गया है वो उसको प्रिलिमिनरी सिर्फ प्रारंभिक नाम दिया गया और किसी भाग के अंतर्गत नहीं डाला गया है। तो चूंकि जैसा कि आपको पता है कि जो भी शुरू की सेक्शंस होती हैं किसी भी अधिनियम की, वो हमेशा ही इंपॉर्टेंट होती हैं। तो सेम सीपीसी के साथ है। तो सबसे पहले सेक्शन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, इन सब की आपको हेडिंग्स याद रखनी है। आज के इस वीडियो में आपको दिख रहा होगा कि सेक्शन 3 के बाजू में लिखा है SB। इसका मतलब है सेक्शन बेस्ड। मतलब ये धाराएं ऐसी हैं जो आपके एग्जाम्स में सिर्फ सेक्शन की टाइटल से पूछी जाएंगी, इसलिए मैंने इसमें लिख के रखा है SB मींस सेक्शन बेस्ड। आपको सिर्फ इनकी हेडिंग याद रखनी है, अंदर पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 3, तो सेक्शन 3 में बताया गया है न्यायालयों की अधीनस्थता, सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट्स। तो यदि आपसे एग्जाम में पूछेंगे तो वो यही पूछेंगे कि सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट्स या न्यायालयों की अधीनस्थता को किस धारा में बताया गया है। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, धारा 1, 2, 3, 4। तो आपको टिक करना है धारा 3। तो जिन भी सेक्शंस पे मैंने SB लिखा है सेक्शन बेस्ड, मतलब आपको सिर्फ उनकी हेडिंग याद करना है, अंदर बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने बहुत एनालिसिस करके ये आपके लिए सेक्शंस निकाली है सेक्शन बेस्ड वाली, जिनसे आज तक अंदर से क्वेश्चन नहीं आया है। तो आपको ध्यान रखना है, और जिन सेक्शन से आया है मैं वो आपको बताती चलूंगी, ठीक है। तो प्रिलिमिनरी वाले पार्ट में सेक्शन 1 to 8 सब आपको हेडिंग्स याद करनी है। हेडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 1 and 2 आपको डिटेल में पढ़ना है। सेक्शन 1 में मतलब इसका शॉर्ट टाइटल, कहाँ कहाँ सीपीसी विस्तार करती है, अब सीपीसी जम्मू कश्मीर पे भी लागू है, ये भी आपको याद रखना है। नया अमेंडमेंट हुआ है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो हम हमेशा अपने डायरेक्ट में लिख लेंगे। कि जैसे अब हमें पता है कि यहाँ पर अमेंडमेंट हो गया, तो आप यहाँ पर लिख लेंगे कि नाउ सीपीसी जो है जम्मू एंड कश्मीर पे भी एप्लीकेबल है, ठीक है। तो आप यहाँ पर मेंशन कर लेंगे साथ में। आप चाहें तो आप लिख सकते हैं कि ये कौन से एक्ट से अमेंडमेंट हुआ है, तो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 से। तो इसको सेक्शन 1 को डिटेल में पढ़ना है। सेक्शन 2 में डेफिनेशन क्लॉज है। डेफिनेशन क्लॉज की सारी डेफिनेशंस आपको डिटेल में पढ़ना है। टोटल कितनी डेफिनेशंस है? टोटल 20 डेफिनेशंस है, ओके। टोटल 20 डेफिनेशंस है। हमेशा याद रखना चाहिए, हम किसी भी एक्ट में पढ़ते तो उसमें कितनी परिभाषाओं को परिभाषित किया। तो इसमें टोटल 20 डेफिनेशंस है। इसको मैं आपको डिटेल में बता दूंगी कौन कौन सी डेफिनेशंस आपको पढ़ना है। उसके बाद सेक्शन 3 to 8 आपको सिर्फ हेडिंग याद करनी है, अंदर कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट, इसमें अधीनस्थता बताइए। तो सबको पता है कि हाई कोर्ट से बताइए इसमें। तो हाई कोर्ट सबसे ऊपर बताया गया है, देन उसके अंडर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आएंगे, देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंतर्गत सिविल कोर्ट और स्मॉल कॉज कोर्ट आएंगे। बस। सेविंग में क्या सेव किया गया है, दो लाइन का है, आप चाहें तो एक बार रीड कर सकते हैं। फिर एप्लीकेशन ऑफ कोड टू रेवेन्यू कोर्ट्स, की रेवेन्यू कोर्ट्स पे सीपीसी एप्लीकेबल होगी। 6 में धन संबंधी अधिकारिता बताई है। पिक्यूनरी जुरिडिक्शन, 7 में प्रांतीय लघु वाद न्यायालय और 8 में प्रेसिडेंसी लघु वाद न्यायालय। बस इस तरीके से आपको याद करना और छोड़ देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्ट फर्स्ट
सूट इन जनरल, साधारण वादों के विषय में। तो मैंने आपको हमेशा बोला है कि हमें ये याद रखना चाहिए कि कभी भी किसी भी अधिनियम का कोई चैप्टर है या जैसे इसमें पार्ट्स हैं, तो वो पार्ट में कितने से कितने सेक्शन तक जो है कवर कर रहा है। तो ये जो पार्ट है, पार्ट फर्स्ट, ये कवर करता है सेक्शन 9 to 35B। तो आप यहाँ पर लिख लेंगे सेक्शन 9 to 35B की पार्ट फर्स्ट में टोटल कितनी सेक्शन है, सेक्शन 9 से लेके 35B तक की इसमें टोटल सेक्शंस हैं। पार्ट का नाम याद रखना है कि पार्ट फर्स्ट का किस चीज की बात करता है, सूट इन जनरल, साधारण वादों के अपवाद में। अब जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, इस पार्ट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सेक्शन 9 से हमेशा क्वेश्चन आता है, तो सेक्शन 9 की हेडिंग भी याद रखनी है और अंदर आपको पढ़ना भी है। सेक्शन 10 और 11 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, इनके बारे में तो आपको पूरी जानकारी लेनी है। आपको याद रखना है कि सेक्शन 11 में रेस जुडिकेटा को डिफाइन किया गया है। कई बार सेक्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन आया है कि पूर्व न्याय का सिद्धांत सीपीसी की किस धारा में बताया गया है। सेक्शन 9 स्टे ऑफ सूट से आया है कि स्टे ऑफ सूट वाद का रोक दिया जाना किस धारा में बताया गया है। सेक्शन 10 तो इसको क्या कहते हैं, सेक्शन 10 को रेस सब जुडिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेस सब जुडिस। ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि रेस सब जुडिस नाम से कौन सी सेक्शन नोन है। सेक्शन 9, 10, 11, 12 आपको टिक करना है सेक्शन 10। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं रेस जुडिकेटा और रेस सब जुडिस में, तो ध्यान रखना है सेक्शन 11 रेस जुडिकेटा है और सेक्शन 10 रेस सब जुडिस कही जाती है या स्टे ऑफ सूट। इसके बाद सेक्शन 12 बार टू फर्दर सूट। आप इसकी सिर्फ हेडिंग याद कर सकते हैं, वैसे अंदर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें बताया गया है कि फर्दर सूट्स जो है बार किए गए, तो इसमें कुछ रिलेटेड ऑर्डर्स हैं जो याद करना पड़ते हैं। फिर सेक्शन 13, सेक्शन 14, सेक्शन 15, सेक्शन 16, सेक्शन 17, ये सब आपको इनकी हेडिंग्स भी याद करना है, प्लस इनको आपको अंदर भी पढ़ना है। जिन सेक्शंस पे मैंने एस भी लिखा है यानी सेक्शन बेस्ड, उसमें सिर्फ आप सेक्शन याद करके छोड़ सकते हैं, अंदर पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिनमें टिक लगे हुए हैं उनको आपको अंदर भी पढ़ना है और हेडिंग भी याद करना है, क्योंकि हेडिंग से भी क्वेश्चन आता है प्लस अंदर से भी क्वेश्चन आता है। ओके, तो ये सारी सेक्शंस आपको पढ़नी है 18, 19। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 20, सेक्शन 21, सेक्शन 21A बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों सेक्शंस 21 एंड 21A, इनसे हमेशा क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो आपको हेडिंग भी याद रखना है कि ऑब्जेक्शन टू जुरिसडिक्शन कहाँ बताया गया है, बार टू सूट टू सेट असाइड डिग्री ऑन ऑब्जेक्शन एज टू प्लेस ऑफ सुइंग, वाद लाने के स्थान के बारे में आक्षेप पर डिग्री को पास करने के लिए वाद का वर्जन कहाँ बताया गया है। तो सेक्शन 20 एंड 21A इंपॉर्टेंट है, आपको हेडिंग भी याद रखना है, अंदर भी पढ़ना है। सेक्शन 22, 23, 24, 25 ये सारे सेक्शंस की आपको हेडिंग याद होना चाहिए और अंदर भी आप पढ़ेंगे। सेक्शन 26 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, वादों का संस्थित किया जाना। ये सेक्शन 26 से आपको हमेशा पढ़ना है, तो हमेशा ऑर्डर भी रिलेट करते हुए चलना है। तो आप यहीं पर लिख लेंगे कि भाई इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट से संबंधित ऑर्डर कौन सा है, ऑर्डर 4। तो जब आप ऑर्डर्स सारे याद कर लेंगे हेडिंग्स, तो आपको ऑटोमेटिकली कोरिलेट आप कर पाएंगे जब आपको पता होगा कि किस ऑर्डर में क्या है। तो ऑर्डर 4 जो है उसमें इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट बताते हैं और सेक्शन 26 है। ठीक है, तो ये सारे सेक्शंस आपको हेडिंग भी पढ़ना है और अंदर भी पढ़ना है। इसके बाद सेक्शन 27, 28, 29, 30, 31, 32 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। समन टू डिफेंडेंट, इसमें 30 डेज का टाइम पीरियड बताया गया है, वो एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है सेक्शन 27 से। सेक्शन 28 सर्विस ऑफ समन वेयर डिफेंडेंट रिसाइड्स इन अनदर स्टेट, तब क्या होगा, कैसी प्रक्रिया होगी, ये आपको डिटेल में पढ़ना है। सेक्शन 29 सर्विस ऑफ फॉरेन समन, ये आप सेक्शन बेस्ड पढ़ सकते हैं कि विदेशी समनों की तामील कौन सी धारा में बताई गई है, 29 में। इसमें से अंदर से क्वेश्चन नहीं आता है, आप छोड़ सकते हैं। देन उसके बाद पावर टू ऑर्डर डिस्कवरी एंड द लाइक, प्रकटीकरण और उससे सदृश बातों के लिए आदेश की शक्ति, सेक्शन 30। इसमें आप अंदर भी पढ़ सकते हैं, वैसे मैंने सेक्शन बेस्ड लिखा है, लेकिन आप चाहे तो एक बार इसमें रीडिंग कर सकते हैं। उसके बाद सेक्शन 31 समन टू विटनेस, साक्षियों को समन कहाँ बताया गया है, सेक्शन 31 में, अंदर पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन
ये इंपॉर्टेंट है सेक्शन, इसमें आपको डिटेल में पढ़ना है कि पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट व्यतिक्रम के लिए कितनी शास्ति बताई गई है सेक्शन 32 में, ये आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है। देन उसके बाद सेक्शन 33 जजमेंट एंड डिक्री, तो इसकी आपको सिर्फ हेडिंग भी पढ़ लेंगे और अंदर भी कुछ खास नहीं है उसमें। तो जजमेंट एंड डिक्री, और आपको इससे रिलेटेड हमेशा ऑर्डर साथ में लेकर चलना है कि जजमेंट एंड डिक्री से रिलेटेड कौन सा ऑर्डर है वो आपको हमेशा साथ में लेकर चलना है। तो जजमेंट एंड डिक्री से रिलेटेड ऑर्डर है 20, तो यहीं पर आप लिख लें ऑर्डर 20। उसके बाद इंटरेस्ट सेक्शन 34, यहाँ से भी क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। तो सेक्शन 34 से तो इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन सेक्शन 35 और 35A एंड 35B से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड ऑर्डर्स भी आपको याद रखना है। कॉस्ट से रिलेटेड, तो कॉस्ट से रिलेटेड आप ऑर्डर यहीं पर लिख लेंगे। ठीक है, तो सेक्शन 35A कंपनसेटरी कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉल्स और वेक्सिशियस क्लेम और डिफेंसेस। सेक्शन 35B कॉस्ट फॉर कॉजिंग डिले, ये दोनों सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 35A एंड 35B, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते हैं, तो आपको अंदर भी पढ़ना है और हेडिंग भी याद करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा यहाँ पर 35B तक पार्ट फर्स्ट खत्म हो गया है। अब ये पार्ट सेकंड आया, पार्ट सेकंड एग्जीक्यूशन निष्पादन। तो अगेन आपको ध्यान रखना है कि पार्ट सेकंड है एग्जीक्यूशन निष्पादन, इसमें कितनी सेक्शन से कहाँ तक है, तो इसमें सेक्शन 36 से सेक्शन 74 तक का ये पार्ट जो है कवर करता है। तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि एग्जीक्यूशन से रिलेटेड जितनी भी सेक्शन है वो कहाँ से कहाँ तक है, सेक्शन 36 से 34 तक है। तो सेक्शन 36 इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको छोड़ दीजिए। एप्लीकेशन टू ऑर्डर, ये कभी नहीं पूछी गई और कभी पूछी भी नहीं जाएगी, तो आप इसको स्किप कर देंगे, आप इसको नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद जो आपको सेक्शंस पढ़नी है पार्ट 2 में, वो आपको 37 पढ़नी है, 38 पढ़नी है, 39 पढ़नी है। ये इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चंस आते हैं, आ सकते हैं मीन्स, तो आप इनको एक बार अंदर भी पढ़ेंगे और इनकी हेडिंग भी याद करेंगे। 37, 38, 39 एंड देन 42। 40 एंड 41 छोड़ दीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं है। 42 से आप पढ़ेंगे, तो 42 में अंदर भी पढ़ेंगे और सेक्शन भी पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 42 के बाद डायरेक्ट आप पढ़ेंगे सेक्शन 45 की हेडिंग। 43, 44 एंड 44A आप छोड़ दीजिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन 45 की भी सिर्फ आपको हेडिंग पढ़नी है कि एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री आउटसाइड इंडिया, भारत के बाहर डिक्रियों का निष्पादन कौन सी धारा में बताया गया है, तो सेक्शन 46 में। प्रिसेप्ट आज्ञा पत्र कहाँ बताया गया है, 47 में। तो ये सेक्शन बेस्ड भी क्वेश्चन आता है सेक्शन 46 से, प्लस आप अंदर भी पढ़ लेंगे कि आज्ञा पत्र होता क्या है, ताकि आपको पता चल जाए कि आज्ञा पत्र क्या होता है। उसके बाद सेक्शन 47 क्वेश्चंस टू बी डिटरमाइंड बाय द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग डिक्री, इसकी हेडिंग भी पढ़ना है और अंदर भी पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप पढ़ेंगे 47 के बाद डायरेक्ट सेक्शन 50 लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, तो पूछ लेते हैं कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव से रिलेटेड सेक्शन कौन सी, सेक्शन 50। और लीगल रिप्रेजेंटेटिव को डेफिनेशन क्लॉज में भी डिफाइन किया गया है, तो वो आपको हमेशा याद रखना है कि डेफिनेशन क्लॉज में लीगल रिप्रेजेंटेटिव को कहाँ पे डिफाइन किया गया है, तो आप यहीं पर मेंशन कर लेंगे कि सेक्शन 211 में लीगल रिप्रेजेंटेटिव को डिफाइन किया गया। तो सेक्शन 211 में डेफिनेशन दी गई है लीगल रिप्रेजेंटेटिव की, और उससे संबंधित प्रावधान सेक्शन 50 में है। देन सेक्शन 51 मोस्ट इंपॉर्टेंट, पावर ऑफ कोर्ट टू इन्फोर्स एग्जीक्यूशन। यहाँ से क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, अंदर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पावर्स ऑफ कोर्ट टू एनफोर्स एग्जीक्यूशन, सेक्शन 52 छोड़ दीजिए, सेक्शन 53 की सिर्फ हेडिंग याद रखना है। लाइबिलिटी ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति का दायित्व, कि पैतृक संपत्ति है तो उसका दायित्व कहाँ तक होता है, ये चीज इस सेक्शन में बताई गई है सेक्शन 53 में। तो अगर आएगा तो सेक्शन बेस्ड ही आएगा, अंदर से अभी तक इससे कोई क्वेश्चन नहीं बना है। सेक्शन 54 पार्टीशन ऑफ स्टेट और सेपरेशन ऑफ शेयर, संपदा का विभाजन या अंश का पृथक्करण। तो आप इसको एक बार अंदर से पढ़ लीजिएगा, इसमें से क्वेश्चन अंदर से आ सकता है, सेक्शन बेस्ड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 55 अरेस्ट एंड डिटेंशन इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 56 प्रोहिबिशन ऑफ अरेस्ट और डिटेंशन ऑफ वुमन इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री फॉर मनी। यहाँ से कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आया है कि जब कभी भी धन की डिक्री की निष्पादन में स्त्री के विरुद्ध होना है तो क्या स्त्री की गिरफ्तारी या निरोध हो सकता है, तो नहीं हो सकता है। ये सेक्शन 56, 55 बहुत इंपॉर्टेंट है, अंदर भी पढ़ेंगे आप और सेक्शन भी याद रखेंगे, सीधा सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन भी बनते हैं। सब्सिस्टेंस अलाउंस, जीवन निर्वाह भत्ता, इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि जीवन निर्वाह भत्ता सब्सिस्टेंस अलाउंस कौन सी सेक्शन में बताया गया, तो सेक्शन 57 में बताया गया है। हेडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपको हर एक्ट की हेडिंग्स याद करना है। आप किसी भी स्टेट जुडिशरी का एग्जाम देंगे
हर स्टेट जुडिशरी में कम से कम 6 से 8 क्वेश्चंस आपके सेक्शन बेस्ड होते हैं। पूरे ओवरऑल जितने भी सब्जेक्ट्स आपके किसी भी स्टेट जुडिशरी एग्जाम में आते हैं, जैसे एमपी सिविल जज में 12 लॉ के सब्जेक्ट आते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि कम से कम एक एक क्वेश्चन भी अगर एक एक एक्ट से पूछा सेक्शन बेस्ड, तो 12 क्वेश्चन आपके ऐसे ही सही हो जाएंगे यदि आपने पूरे 12 के 12 अधिनियमों की सेक्शंस याद कर ली है। तो इम्पोर्टेंट सेक्शंस में इसलिए ही आपके लिए बता रही हूँ ताकि आपका वर्डन कम हो जाए और आप कुछ छोड़ सकें। अब इम्पोर्टेंट सेक्शंस की जब हम बात करते हैं तो कई बच्चों का कमेंट आता है कि अरे मैम आपने पूरी लगवा दी है, अब इसमें बचा क्या। ऐसा नहीं है, आपको ऐसा लगता है। जैसे आईपीसी में अगर आपने गौर किया हो तो 511 सेक्शंस थी, जब हमने उनको कम किया तो कम से कम हमारी 100 सेक्शंस कम हो गई। 405 या 4010 सेक्शंस जो है हमने टिक करी, तो 100 सेक्शंस का भार तो कम हुआ एटलीस्ट हमारे ऊपर से। 511 से रटने से अच्छा कम से कम 100 सेक्शन तो कम हुई। इस तरीके से अगर आप ओवरऑल हिसाब निकालें, टोटल कर लें पूरे 12 एक्ट की कितनी सेक्शंस, और ऐसे अगर हर एक्ट में से जिसमें जितनी लिमिट है कम हो जाएंगी तो आपका वर्डन तो कम होगा। अब एकदम भी नहीं छोड़ सकते कि सभी छोड़ दें, सभी छोड़ देंगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने का क्या मजा रह जाएगा। ठीक है ना। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। सबसिस्टेंस अलाउंस 57, डिटेंशन एंड रिलीज, निरोध और छोड़ा जाना सेक्शन 58, रिलीज ऑन ग्राउंड ऑफ इलनेस, रुग्णता के आधार पर छोड़ा जाना सेक्शन 59, सेक्शन 60 प्रॉपर्टी लायबल टू अटैचमेंट एंड सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, वह संपत्ति जो डिक्री के निष्पादन में कुर्की और विक्रय की जा सकेगी। सेक्शन 60 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसमें बहुत सारे ग्राउंड्स बताए हैं कि कौन सी संपत्ति कितनी लिमिट तक कुर्क और निष्पादन की जाएगी। सैलरी है, अगर सैलरी है और सैलरी का कितना हिस्सा कुर्क होगा, कितना छोड़ा जाएगा, यहाँ से हमेशा से क्वेश्चंस आते हैं। सेक्शन 60 को बहुत ध्यान से पढ़ना है। इवन सेक्शन 55 से 60 तक आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है। यहाँ से अंदर से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, प्लस बाहर से भी, मतलब हेडिंग से भी क्वेश्चंस आते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। सेक्शन 63 पढ़नी है फिर आपको। सेक्शन 61 के बाद सेक्शन 60 देख ली थी हमने। सेक्शन 60 प्रॉपर्टी लायबल टू अटैचमेंट एंड सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, उसके बाद आपको पढ़ना है 63 में दिया गया है प्रॉपर्टी अटैच्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री ऑफ सेवरल कोर्ट्स, कई न्यायालयों की डिक्रियों के निष्पादन में कुर्क की गई संपत्ति। तो इसको आप एक बार अंदर से रीड करेंगे, उसमें पूरा प्रोसीजर बताया गया है, तो वहां से क्वेश्चंस बनते हैं। सेक्शन 64 प्राइवेट एलिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी आफ्टर अटैचमेंट टू बी वॉइड, कुर्की के पश्चात संपत्ति के प्राइवेट अन्य संक्रमण, या इसको कह सकते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में ट्रांसफर का शून्य होना, कि यदि आपकी प्रॉपर्टी को कुर्क का आदेश दिया गया है और कुर्की का आदेश आ गया और उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, चुपचाप से उसको ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे हैं कि यार जब्त हो जाएगी ट्रांसफर कर दो, तो ऐसा ट्रांसफर शून्य होगा। कौन सी सेक्शन कहती है? सेक्शन 64। सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है ये आपको, इसलिए आपको याद रखना है। इसके बाद सेक्शन 65, 66, 67, 68 to 72 तो ऑटोमेटिकली रिपील्ड ही है, तो ये आपको यहाँ से कुछ भी नहीं पढ़ना है। सेक्शन 73 भी आपको नहीं पढ़ना, डायरेक्ट आप पढ़ेंगे सेक्शन 74। तो डायरेक्ट अब आप जंप कर जाएंगे सेक्शन 74 पर। तो सेक्शन 63 और 64 के बाद डायरेक्ट आपको सीधी 74 पढ़ना है, बीच की सारी सेक्शंस छोड़ देना है। निष्पादन का प्रतिरोध, रेसिस्टेंस टू एग्जीक्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। क्यों? क्योंकि सिविल प्रोसीजर कोड में, सीपीसी में बहुत कम जगह प्रावधान है जहां पर आपको आपने जो एक्ट किया है उसके लिए आपको जेल हो, क्योंकि क्रिमिनल मैटर्स में तो हर चीज में आपको सेंटेंस होता है, आपको हर चीज के लिए इम्प्रिजनमेंट है। आपने कुछ भी किया है, कोई भी अपराध किया, तो हर चीज के लिए इम्प्रिजनमेंट है कि आपको इतने साल का कारावास। लेकिन सिविल मैटर्स में कारावास बहुत कम होता है, तो इसलिए ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है 74, क्योंकि इसमें कहा गया है कि आपको कम से कम 30 दिन का सिविल प्रिजन मिलेगा। रेसिस्टेंस मतलब न्यायालय ने कोई डिक्री पारित की है जिसका एग्जीक्यूशन होना है और वो एग्जीक्यूशन नहीं होने दे रहे हैं आप, तो उस एग्जीक्यूशन ना होने देने की वजह से आप रोक रहे हैं, प्रतिरोध कर रहे हैं, तो आपको सिविल प्रिजन हो सकता है 30 दिन का। 30 दिन के लिए आपको सिविल कारागार में जो है भेज दिया जाएगा। इसलिए ये मैंने यहीं पर लिख लिया क्योंकि इंपॉर्टेंट है, तो आप भी इसी तरीके से अपने इंडेक्स में इंपॉर्टेंट चीजें लिख लिया करें, ताकि जब आप रिवीजन करें तो एक तो आपको हेडिंग याद हो, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में उसमें से पूछा जाने वाला है या जो आ सकता है वो आपने वही इंडेक्स में लिख लिया। तो अगर आपके पास कम समय और आपको रिवीजन करना है तो आपको पूरा डायरेक्ट खोलने की जरूरत नहीं है, तो आप सीधा इंडेक्स खोलेंगे तो वहां से ही आपकी आधी से ज्यादा चीजें रिकॉल हो जाएंगी। तो सेक्शन 74 निष्पादन का प्रतिरोध,
अगर कोई करता है तो उसको 30 डेज सिविल प्रिजन का प्रावधान इसमें है। फिर देन उसके बाद आपका स्टार्ट होता है पार्ट थर्ड इंसिडेंटल प्रोसीडिंग, अनुसांगिक कार्यवाहियां। तो अगेन आपको याद रखना है पार्ट थर्ड में कहाँ से कहाँ तक सेक्शंस है। तो पार्ट थर्ड में जो आपकी सेक्शंस हैं वो है आपकी 75 से 78। ठीक है, पार्ट थर्ड कितनी सेक्शन कवर करता है? 75 टू 78, जिसमें से आपको 75 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पावर ऑफ कोर्ट टू इशू कमीशन, कमीशन निकालने की न्यायालय की शक्ति कहाँ पर बताई गई है? सेक्शन 75 में बताई गई है। इसी के साथ आप जब ऑर्डर्स पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कमीशन से रिलेटेड ऑर्डर भी है, तो आप उस ऑर्डर को यहीं पर मेंशन कर लेंगे। जो भी आपका ऑर्डर होगा, अभी आपका काम है, आपको मेंशन करना है, कोरिलेट करना है कि कमीशन से रिलेटेड ऑर्डर है, उससे रिलेटेड सेक्शन है, तो आप वही मेंशन कर लेंगे। ठीक है, 75 में। उसके बाद 76 आप छोड़ सकते हैं, कमीशन टू अनदर कोर्ट, यहाँ से क्वेश्चन आज तक नहीं आया है। देन नेक्स्ट सेक्शन 77 लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, इसको आप हेडिंग भी याद रखेंगे कि अनुरोध पत्र कहाँ बताया गया है सेक्शन 77 में, और अंदर भी आप पढ़ेंगे कि अनुरोध पत्र क्या होता है, तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद सेक्शन 78 विदेशी न्यायालयों द्वारा निकाले गए कमीशन इशूड बाय फॉरेन कोर्ट्स, तो आपको इसको सेक्शन बेस्ड याद रख लेना है कि सिर्फ सेक्शन पूछ लें कि भाई फॉरेन कोर्ट्स द्वारा निकाले गए कमीशन का प्रावधान कहाँ है सीपीसी में, तो सेक्शन 78 अंदर पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अब नेक्स्ट पार्ट आया हमारा पार्ट 4, सूट इन पर्टिकुलर केसेस, विशिष्ट मामलों में वाद। तो अगेन फिर वही आपको याद होना चाहिए पार्ट 4 में टोटल कितनी सेक्शंस हैं। तो पार्ट 4 में जो है सेक्शन कवर करता है 79 टू 88। इसमें कितनी सेक्शंस कवर हैं इस पार्ट में? पार्ट 4 में 79 टू 88। तो 79 मोस्ट इंपॉर्टेंट, सूट बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट, सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध वाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन 79। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेक्शन 80। सेक्शन 80 में बताया गया है कि 79 के अंतर्गत जब सरकार के विरुद्ध या किसी पब्लिक ऑफिसर के विरुद्ध वाद दायर किया जाता है तो उसको नोटिस देना पड़ता है। तो वो नोटिस कैसा देना पड़ता है? 2 मंथ प्रीवियस नोटिस। पहले हम नोटिस देंगे और नोटिस देने के बाद जब 2 मंथ निकल जाएंगे, बीत जाएंगे, उसके बाद ही आप सरकार के अगेंस्ट या किसी गवर्नमेंट ऑफिसर के अगेंस्ट आप अपना नोटिस देने के बाद आप आगे कार्यवाही, आगे प्रोसेस जो है शुरू करेंगे। इसलिए सेक्शन 80 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 मंथ वाला जो है इससे पूछा जाता है कि जब कभी भी आपको सरकार के विरुद्ध वाद लाना है या किसी पब्लिक ऑफिसर के विरुद्ध वाद लाना है तो आपको कितने मंथ का प्रीवियस नोटिस देना पड़ेगा? 2 मंथ का प्रीवियस नोटिस देना पड़ेगा। ये कहाँ बताया है? सेक्शन 80 में बताया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों सेक्शंस। उसके बाद सेक्शन 81 एग्जाम्पशन फ्रॉम अरेस्ट एंड पर्सनल अपीयरेंस, गिरफ्तारी और स्वयं उपसंजाति से छूट। तो इसमें बताया है सेक्शन 81 में कि किनको, सेक्शन 81 में किनको छूट मिली है? तो सेक्शन 81 में छूट मिली है पब्लिक ऑफिसर्स को। अभी आगे हम कुछ सेक्शंस पढ़ेंगे जहाँ पे महिलाओं को भी छूट मिली है, जहाँ पे फिर वो पूरी लिस्ट बताई है जिसमें प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को, पूरी लिस्ट बताई कितने सारे लोगों को। तो लेकिन सेक्शन 81 आपको ध्यान रखना है ये सेक्शन 81 किसको छूट दे रही है? पब्लिक ऑफिसर को। इसलिए आप हमेशा यहीं पे लिख लेंगे ताकि जब आप इंडेक्स से रिवीजन करें तो आपको ध्यान रहे कि हाँ भाई सेक्शन 81 में जो छूट मिली है पर्सनल अपीयरेंस से वो मिली है पब्लिक ऑफिसर को। अब आगे जाके कहीं महिला को भी मिलेगी और भी लोगों को मिलेगी, ताकि कंफ्यूज ना हो। ठीक है, फिर उसके बाद सेक्शन 82 के बाद हम आगे बढ़ेंगे सेक्शन 83। सेक्शन 83 अन्य देशीय कब वाद ला सकेंगे? व्हेन अलायंस में स्यू। तो ये आपको सिर्फ सेक्शन याद रखना है। अंदर से आज तक कभी भी इसमें से क्वेश्चन नहीं आया, तो सिर्फ हेडिंग आप याद रख लें कि व्हेन अलायंस में स्यू, अन्य देशीय जो होते हैं वो बात कब ला सकेंगे। ओके, आगे बढ़ेंगे सेक्शन 84 भी आपको सेक्शन बेस्ड याद रखनी है। व्हेन फॉरेन स्टेट में स्यू, विदेशी राज्य कब वाद ला सकेंगे, सिर्फ सेक्शन याद रखना है, अंदर नहीं पढ़ना है आपको। फिर उसके बाद 85 छोड़ दीजिए। 86 सूट अगेंस्ट फॉरेन रूलर्स, एम्बेसडर, एनवॉइस, विदेशी राज्यों, राजदूतों और दूतों के विरुद्ध वाद कब लाया जा सकता है, कैसे लाया जा सकता है, ये सारी कंडीशंस आपको पढ़ना है 86 में, अंदर भी पढ़ना है, हेडिंग भी याद रखना है। उसके बाद 87A डेफिनेशन ऑफ फॉरेन स्टेट एंड रूलर। कभी अगर एग्जाम में पूछ लें कि भाई विदेशी राज और शासक की परिभाषाएं कहाँ दी गई है सीपीसी में, तो 87A में दी गई है। सिर्फ हेडिंग याद रखना है, अंदर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद सेक्शन 87B एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 85 एंड 86 टू रूलर्स ऑफ फॉर्मर
इंडियन स्टेट, इसमें आपको सिर्फ एक बार अंदर रीडिंग करनी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है ही नहीं, मतलब इंपॉर्टेंट। ये आप 87 भी छोड़ सकते हो कि आप इसको छोड़ दीजिए, 87 बी इज नॉट इम्पोर्टेंट। 88 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, अंतराभिवाची वाद, इंटरप्लीडर सूट। एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है, बहुत बार इसमें से क्वेश्चंस आ चुके हैं कि इंटरप्लीडर सूट जो है वो कहाँ बताए गए हैं। तो आपको याद रखना है इंटरप्लीडर सूट जो है सेक्शन 88 में बताए गए हैं। प्लस इसके साथ आप इसका रिलेटेड ऑर्डर भी याद रखेंगे, ऑर्डर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर भी पूछा जाता है कि इंटरप्लीडर सूट से रिलेटेड ऑर्डर कौन सा है, तो आपको ऑर्डर याद रखना है। इसका ऑर्डर है 35, ठीक है, तो हमेशा याद रखेंगे ऑर्डर 35 और सेक्शन 88 बात करती है इंटरप्लीडर सूट के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आया हमारा पार्ट 5, विशेष कार्यवाहियां, स्पेशल प्रोसीडिंग। अगेन आपको याद रखना है कि ये पार्ट में कहां से कहां तक सेक्शन कवर होती हैं। तो इस पार्ट में सेक्शन कवर होती हैं 89 से 93 तक। पार्ट 5 89 to 93। तो आपको इसमें सेक्शन 89 पढ़नी है। 89 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट आउटसाइड द कोर्ट, न्यायालय के बाहर विवादों का निपटारा। तो ये आपको याद रखनी है सेक्शन। इसमें न्यायालय के बाहर कितने तरीके से जो है निपटाए जा सकते हैं मामले, वो बताया गया है। काउंसलेशन के माध्यम से, मीडिएशन के माध्यम से, लोक अदालत के माध्यम से, तो ये तरीके इसमें बताए गए हैं अंदर। तो आपको डिटेल में पढ़ना है कितने तरीके हैं। उसके बाद सेक्शन 90, पावर टू स्टेट केस फॉर ओपिनियन ऑफ कोर्ट, न्यायालय की राय के लिए मामले का कथन करने की शक्ति। तो इसमें आपको अंदर रीडिंग करना है। यहाँ से अगर क्वेश्चन बनेगा तो अंदर से बनेगा, सेक्शन से नहीं बनेगा। आप सेक्शन ना भी याद करें तो चल जाएगा, अंदर रीडिंग करना है इसमें आपके। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 91, पब्लिक न्यूसेंस एंड अदर रॉन्गफुल एक्ट्स अफेक्टिंग द पब्लिक, लोक न्यूसेंस और लोक पर प्रभाव डालने वाले अन्य दोषपूर्ण कार्य। इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले जब आईपीसी भी, अभी हमने आईपीसी की इंपॉर्टेंट सेक्शंस पढ़ी, तब भी मैंने वहां पे आपको कोरिलेट कराया था कि आईपीसी की सेक्शन 268 में पब्लिक न्यूसेंस को डिफाइन किया गया है और सीपीसी में उससे संबंधित प्रावधान कहाँ है, 91 में। तो आपको याद रखना है कि आईपीसी में 268 में डिफाइंड किया गया है पब्लिक न्यूसेंस को कि क्या होता है पब्लिक न्यूसेंस, और सीपीसी में सेक्शन 91 में बताया गया है कि लोक न्यूसेंस और लोक पर प्रभाव डालने वाले अन्य दोषपूर्ण कार्य क्या हैं, और उससे रिलेटेड प्रोसीजर सीआरपीसी में कहां से कहां तक प्रोविजंस रिलेटेड है पब्लिक न्यूसेंस से, तो 133 से 143 तक ध्यान रखना है आपको। 133 से 143 तक सीआरपीसी डील करती है पब्लिक न्यूसेंस से रिलेटेड मैटर्स को। फिर आगे बढ़ेंगे, सेक्शन 92, पब्लिक चैरिटीज, लोक पूर्त कार्य। बस सिर्फ आपको हेडिंग याद रखनी है, अंदर पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस एक बार आप रीडिंग बस कर लीजिएगा। तो इसमें तो कुछ अथॉरिटीज बताइए कि पब्लिक चैरिटीज या लोक पूर्त कार्य हैं और उससे रिलेटेड कोई मैटर है या डिस्प्यूट है, तो उसमें कौन एप्लीकेशन देगा या कौन केस फाइल करेगा, कितने लोगों की, तो वहां पे कुछ अथॉरिटीज बताइए। एक बार आप रीडिंग कर लेना बस। उसके बाद सेक्शन 93 आप छोड़ देंगे। अब आता है हमारा पार्ट 6, अनुपूरक कार्यवाहियां, सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स। तो जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा, इसमें सिर्फ 2 सेक्शंस है, सेक्शन 94 एंड सेक्शन 95। तो ध्यान रखना है कि पार्ट 6 जो है उसमें सिर्फ 2 सेक्शंस हैं, 94 एंड 95। 94 सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स बताइए, 95 कंपनसेशन फॉर ऑब्टेनिंग अरेस्ट, अटैचमेंट और इंजंक्शन ऑन इनसफिशिएंट ग्राउंड, अपर्याप्त आधारों पर गिरफ्तारी, कुर्की या व्यादेश अभिप्राप्त करने के लिए प्रतिकर, कंपनसेशन फॉर ऑब्टेनिंग अरेस्ट, अटैचमेंट और इंजंक्शन ऑन इनसफिशिएंट ग्राउंड। सेक्शन 95 आपको अंदर पढ़ना है, इसमें कुछ बताए गए हैं ग्राउंड्स, तो आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, पार्ट 7, अपील। अपील्स बताई गई हैं पार्ट 7 में। तो आपको अगेन ध्यान रखना है कि पार्ट 7 जो है उसमें कहां से कहां तक सेक्शन है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। तो अपील जो है वो 96 से 112 तक है ये पार्ट, ठीक है। तो अपील से संबंधित प्रावधान कहां से कहां तक है, 96 से लेकर के 112 तक, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सेक्शन 96
इंपॉर्टेंट है। अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री, हेडिंग याद करना है, अंदर पढ़ना है। सेक्शन 97 अपील फ्रॉम फाइनल डिग्री, वेयर नो अपील फ्रॉम प्रिलिमिनरी डिग्री, अंदर भी पढ़ना है। सेक्शन 98 डिसीजन वेयर अपील हर्ड बाय 2 और मोर जजेस, तो इसमें बताया गया है कि मेजोरिटी डिसीजन माना जाता है, तो वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वही वर्ड इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद रखना है कि जब 2 या 2 से अधिक जजों द्वारा मामला सुना गया है तो कैसा डिसीजन माना जाएगा, मेजोरिटी। 98 बात करती है। 99 मोस्ट इंपॉर्टेंट, नो डिग्री टू बी रिवर्स्ड और मॉडिफाइड फॉर एरर और इरेगुलरिटी नॉट अफेक्टिंग मेरिट्स ऑफ जुरिडिक्शन, आपको इसको अंदर पढ़ना है, अंदर से क्वेश्चंस बनते हैं। 99A छोड़ दीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं है। 100 सेकेंड अपील मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूरे प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको अंदर पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। सेक्शन 100 में क्या बताई गई है, सेकेंड अपील, तो सीधा सीधा सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आता है इससे कि सेकेंड अपील कहाँ बताई गई है, सेक्शन 100 प्लस अंदर भी आपको इसमें पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 100A नो फर्दर अपील इन सर्टेन केसेस, कुछ मामले ऐसे हैं जहां अपील नहीं होगी, तो ये सेक्शन 100A में बताए गए हैं, वो मामले कौन से आपको अंदर पढ़ना है। सेक्शन 101 सेकेंड अपील ऑन नो अदर ग्राउंड, सेक्शन 102 नो सेकेंड अपील इन सर्टेन केसेस, सेक्शन 103 पावर ऑफ हाई कोर्ट टू डिटरमाइन इश्यूज ऑफ फैक्ट, आप सेक्शन 103 की सिर्फ सेक्शन पढ़ सकते हैं, अंदर ना भी पढ़ना हो तो आप छोड़ सकते हैं। सेक्शन 104 ऑर्डर फ्रॉम विच अपील लाइज एंड 105 अदर ऑर्डर्स, ठीक है। तो ये सारी कुछ सेक्शंस हैं अपील से रिलेटेड जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़नी है, अंदर भी पढ़ना है और हेडिंग भी याद करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 104 के बाद 105 एंड 106 आप छोड़ दीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं है, आप 107 पढ़ेंगे, पावर ऑफ अपीलिएट कोर्ट, पावर्स ऑफ अपीलिएट कोर्ट, अपीली न्यायालय की शक्तियां, इसको आपको अंदर पढ़ना है, ठीक है। 108 छोड़ दीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं। 109 व्हेन अपील लाइज टू द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को अपील कब होगी, तो ये आप अंदर पढ़ लेंगे। उसके बाद 10, 10, 11A ये खुद ही रिपील्ड है, और फिर उसके बाद सेविंग, ये भी नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। अब हम आ जाएंगे सीधा नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट जो पार्ट है आपका वो है पार्ट 8 रेफरेंस, रिव्यू एंड रिवीजन। इसमें सिर्फ 3 ही बातें बताई गई हैं इस पार्ट में। पार्ट 8 में निर्देश, पुनर्विलोकन और पुनरीक्षण, 3 चीजें, 3 सेक्शन। तो ये सेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनसे सीधे सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं, अंदर से क्वेश्चन आते हैं, तो ये पूरा पार्ट आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। रेफरेंस टू हाई कोर्ट मतलब 113, रिव्यू पुनर्विलोकन 114, रिवीजन पुनरीक्षण 115, और इनसे रिलेटेड ऑर्डर्स जो है वो आप यहीं पर लिख लेंगे कि डिवीजन से रिलेटेड ऑर्डर कौन सा है वो लिख लेंगे यही बाजू में, और बाकी चीजों से रिलेटेड ऑर्डर कौन सा है वो आप यहीं बाजू में लिख लेंगे। तो 113, 114, 115 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, अंदर आपको पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। चैप्टर बोल रही हूँ, पार्ट 9 स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू द हाई कोर्ट नॉट बीइंग द कोर्ट ऑफ जुडिशियल कमिश्नर, ऐसे उच्च न्यायालयों के संबंध में विशेष उपबंध जो न्यायिक आयुक्त के न्यायालय नहीं है। ये जो पार्ट है पार्ट 9 ये कवर करता है सेक्शन 16 से 120, लेकिन ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पार्ट आपको छोड़ देना है, स्किप कर देना है, इसको छूने की भी जरूरत नहीं है। यदि पूरे सब्जेक्ट्स पढ़ने के बाद पूरे 12 सब्जेक्ट, पूरा जीके, कंप्यूटर, इंग्लिश सब आप पढ़ लें, जिस भी स्टेट जुडिशरी का आप एग्जाम दे रहे हैं वो स्टेट जुडिशरी के हिसाब से आप सारे सब्जेक्ट जब कवर कर लें, उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचे तो आप इसमें हाथ लगाइएगा, अदरवाइज आपको ये पार्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो पार्ट 9 आप छोड़ देंगे। देन आगे बढ़ते हैं। बाद आता है पार्ट 10 भाग 10 नियम। तो ये जो पार्ट 10 है ये कवर करता है सेक्शन 121 से 131। इस पार्ट में आपको सिर्फ एक सेक्शन देखनी है, सेक्शन 122, पावर ऑफ सर्टेन हाई कोर्ट्स टू मेक रूल्स, नियम बनाने की कुछ उच्च न्यायालयों की शक्ति। हाई कोर्ट्स को जो रूल मेकिंग पावर है वो कहाँ पर दिया गया है, सेक्शन 122 में बस। इसके अलावा इस पार्ट में से, पार्ट 10 में से आपको कोई भी सेक्शन नहीं पढ़नी, ना आपको सेक्शन याद करनी है, ना आपको अंदर पढ़ना है। तो आपका पार्ट 9 और पार्ट 10 क्या हो गया, पूरा स्किप हो गया, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो पार्ट 9 और पार्ट 10 आप जो है छोड़ सकते हैं प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आगे बढ़ते हैं। पार्ट 11 लास्ट पार्ट ऑफ सीपीसी, ये पार्ट आपका कवर करता है सेक्शन 132 से 158, क्योंकि लास्ट पार्ट टोटल सेक्शन 158 है, तो 132 से 158 तक का पार्ट ये चैप्टर कवर करता है। इस चैप्टर में से भी आपको बहुत सिलेक्टेड चीजें पढ़नी है।
जैसे सेक्शन 132 एग्जाम्पशन ऑफ सर्टेन वुमन फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस। मैंने आपको बताया था ना, अभी कुछ सेक्शंस ऐसी आएंगी जहाँ पे पर्सनल अपीयरेंस से छूट है। तो अभी हमने क्या पढ़ा था सेक्शन 81 में कि ऑफिसर्स को छूट है। अब यहाँ पे जो महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, उनको स्वयं उपसंजाति से छूट मिली। तो आपको सेक्शन याद रखना है, कौन सी सेक्शन में, सेक्शन 132 में। फिर सेक्शन 133 एग्जेम्पशन ऑफ अदर पर्सन, ये सेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछ लेंगे। यहाँ पे लिस्ट बताई गई है कि ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनको छूट मिली है पर्सनल अपीयरेंस से, जिनको नहीं कहा जाएगा कि आप कोर्ट में उपस्थित हो, जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मिनिस्टर्स, है ना, सुप्रीम कोर्ट के जजेस। तो यहाँ पर पूरी लिस्ट बताइए। तो ये लिस्ट आपको याद कर लेनी है, क्योंकि उस लिस्ट में से किसी भी एक का नाम लेकर के भी पूछ सकते हैं, या एक पर्सन उस लिस्ट का दे देंगे, बाकी तीनों अदर ऑप्शन दे देंगे, आपसे पूछ लेंगे कि निम्न में से किसको पर्सनल छूट मिली है। सेक्शन पूछ सकते हैं कि कौन सी सेक्शन में प्रेसिडेंट वगैरह को छूट मिली है, तो सेक्शन 133 में मिली है। फिर उसके बाद आपको पढ़ना है सेक्शन 135 एग्जाम्पशन फ्रॉम अरेस्ट अंडर सिविल प्रोसेस, सिविल आदेशिका के अधीन गिरफ्तारी से छूट। ये आपको एक बार, आप सेक्शन बेस्ड लिखा है मैंने, आप सेक्शन तो याद रखनी है, एक बार आप अंदर भी रीडिंग कर लीजिएगा कि क्या प्रोसीजर बता रहा है। सेक्शन 135A, सेक्शन 135A एग्जाम्पशन ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडीज फ्रॉम अरेस्ट एंड डिटेंशन अंडर सिविल प्रोसेस, विधायी निकायों के सदस्यों को सिविल आदेशिका के अधीन गिरफ्तारी किए जाने और निरुद्ध किए जाने से छूट संबंधी प्रावधान इसमें बताए गए हैं। आपको ये अंदर पढ़ना है, प्लस आपको सेक्शन भी याद रखनी है। सेक्शन से भी क्वेश्चन आ सकता है, अंदर से भी क्वेश्चन आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 136 छोड़ दीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन 137 लैंग्वेज ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कई बार आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की लैंग्वेज क्या होगी, अधीनस्थ न्यायालयों की क्या भाषा रहेगी। तो सेक्शन 137 आपको बताती है, आपको इसको अंदर पढ़ना है। सेक्शन 138 पावर ऑफ हाई कोर्ट्स टू रिक्वायर एविडेंस टू बी रिकॉर्डेड इन इंग्लिश, साक्ष्य में के अंग्रेजी में अभिलिखित किए जाने की अपेक्षा करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। हाई कोर्ट आपसे बोल सकता है, आपसे अपेक्षा कर सकता है, रिक्वायरमेंट जता सकता है कि आप इंग्लिश में रिकॉर्ड करके दो भाई एविडेंस। कहाँ बताया गया है, सेक्शन 138 में। बस सेक्शन ही याद रख लेंगे, अंदर पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सेक्शन 139 ओथ ऑन एफिडेविट बाय हुम टू बी एडमिनिस्टर्ड, शपथ पत्र के लिए शपथ किसके द्वारा दिलाई जाएगी, शपथ किसके द्वारा दिलाई जा सकती है, ये सेक्शन 39 में बताया गया है। तो आप इसको एक बार अंदर रीडिंग कर ले, ताकि आपको नॉलेज हो जाए कि कौन कौन व्यक्ति जो है शपथ दिला सकता है। तो इसी को कहा जाता है ओथ कमिश्नर। ये जो शपथ दिलाते हैं इनको क्या कहा जाता है, ओथ कमिश्नर। तो यहीं पर आप लिख लेंगे जैसे मैंने लिखा है सेक्शन 39। कभी कभी पूछ लेते हैं कि ओथ कमिश्नर से रिलेटेड प्रावधान कहाँ है, तो वो यही है सेक्शन 139। उसके बाद 140, 141 छोड़ दीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं है। 142 ऑर्डर एंड नोटिस टू बी इन राइटिंग, आदेश और सूचनाएं जितनी भी होंगी ना कोर्ट के द्वारा निकाली जाएंगी, वो सब लिखित में होना चाहिए। सेक्शन 142 बात करती है। पोस्टेज, डाक महसूल 143, ये भाई सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पोस्टेज या डाक महसूल से संबंधित प्रावधान कहाँ बताया गया है, 143। अपने ज्ञान के लिए एक बार आप पढ़ लीजिएगा, छोटी सी सेक्शन है कि होता क्या है डाक महसूल। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 144 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, एप्लीकेशन फॉर रेस्टिट्यूशन, प्रत्यस्थापन के लिए आवेदन। इसको आपको अंदर बहुत अच्छे से पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 145, 146, 147 छोड़ दीजिए। 148 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनलार्जमेंट ऑफ टाइम। इसमें बताया गया है कि कोई भी टाइम पीरियड, भले ही सीपीसी में कितना भी टाइम पीरियड दिया, उसके बाद भी इसमें कोर्ट को, न्यायालय को शक्ति दी गई है कि वो समय सीमा को कितना बढ़ा सकता है इन टोटल। तो आपको ध्यान रखना है इन टोटल 30 डेज, इन टोटल। ये क्वेश्चन जब मैंने 2013 का पेपर दिया था तब ये एमपी सिविल जज में मुझसे पूछा गया था। तो 140 में एक तो एनलार्जमेंट ऑफ टाइम, समय का बढ़ाया जाना, सेक्शन याद रखना है, और वो समय कितना बढ़ाया जा सकता है, 30 डेज इन टोटल, ये याद रखना है। इसमें से यही क्वेश्चन आता है बस। उसके बाद सेक्शन 148 राइट टू लॉज कैविएट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कई बार सेक्शन से क्वेश्चन आ चुका है, सीधा कैविएट दायर करने का अधिकार कहाँ है 148 में। फिर अब आप इसको अंदर रीडिंग करेंगे कि कैविएट होता क्या है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें, इस सेक्शन में जो बनते हैं। इसकी जैसे एक क्वेश्चन है कि वैलिड कब तक रहता है कैविएट, तो 90 डेज तक वैलिड रहता है, ये याद रखना है आपको। तो कुछ चीजें हैं इंपॉर्टेंट जो आप यहीं पे मेंशन कर सकते हैं।
कैविएट जब दायर किया जाता है उसकी वैलिडिटी कितनी 90 डेज, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको अंदर पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। चलिए 149 छोड़ दीजिए, 150 छोड़ दीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप पढ़ेंगे 151 सेविंग ऑफ इनहेरेंट पावर्स ऑफ कोर्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस, न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियां कौन सी धारा में बताई गई हैं, 151 में बताई गई हैं, इसको अंदर भी एक बार आपको रीड करना है। 152 मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट ऑफ जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर, इस सेक्शन में बताया गया है कि निर्णय, डिक्री और आदेश में संशोधन किस कंडीशन में किया जा सकता है, ये आपको अंदर पढ़ना है कैसा क्या है। 153 जनरल पावर टू अमेंड, संशोधन करने की साधारण शक्ति कहाँ बताई गई है, 153 में। सिर्फ हेडिंग पढ़ना है और बाकी कुछ भी नहीं पढ़ना है अंदर से, आज तक कभी इससे क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन हम हेडिंग पढ़ लेंगे क्योंकि उसकी हेडिंग पूछी जा सकती है। 153A पावर टू अमेंड डिक्री और ऑर्डर व्हेन अपील इज समरीली डिसमिस्ड, सेक्शन से क्वेश्चन बन सकता है कि जहां पे अपील संक्षिप्तः खारिज की जाती है वहां डिक्री या आदेश का संशोधन करने की शक्ति कौन सी सेक्शन में बताई गई है, 153A। सिर्फ सेक्शन पढ़ना है, अंदर आपको छोड़ देना है। उसके बाद 153B प्लेस ऑफ ट्रायल टू बी डीम्ड टू बी ओपन कोर्ट, विचारण के स्थान को खुला न्यायालय समझा जाएगा, ये कौन सी सेक्शन बताती है, 153। तो हेडिंग से ही क्वेश्चन बन सकता है, वो पूछ लेंगे विचारण के लिए जो स्थान होता है उसे क्या समझा जाता है, 4 ऑप्शन दे देंगे तो आपको ओपन कोर्ट है ना, प्लेस ऑफ ट्रायल टू बी डीम टू बी ओपन कोर्ट, एक बार आप चाहें तो उसको अंदर रीड कर सकते हैं, बाकी सेक्शन वेस्ट ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेक्शन 54, 55, सेक्शन 56 ये खुद ही रिपीट है तो वैसे ही नहीं पढ़ना है। सेक्शन 57, 157 और 158 ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। तो इस तरीके से ये आपकी टोटल 158 सेक्शंस थी, जिसमें से जो आपको पढ़ना है ये जब हमने कम करी इंपॉर्टेंट करी तो कितनी हो गई, 118 करीबन ये सेक्शन हो गए। तो 118 सेक्शंस तो आपको पढ़ना ही पड़ेंगी। तो ऑल दी वेरी बेस्ट, अपनी तैयारी जारी रखिए। सिविल जज, एमपी सिविल जज की डेट जल्द ही आएगी, आने में है, इसलिए अपनी अपनी तैयारी को बिल्कुल कंटिन्यू रखिए। मैं आपके लिए इस तरीके की सेक्शंस की वीडियोस इसलिए ला रही हूँ क्योंकि काफ़ी बच्चे बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं कि कौन सी सेक्शन पढ़ना है, कौन सी छोड़ना है। आई थिंक आपको ये वीडियोस हेल्पफुल रहेंगे, तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल है या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम सीपीसी के ऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे और उन ऑर्डर्स में से भी कौन से रूल्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कौन से रूल्स आपको पढ़ने हैं, किस ऑर्डर के कितने रूल्स पढ़ने, ये मैं आपके लिए अब दूसरा वीडियो लेकर आऊंगी सीपीसी का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम।